क्रिस्टियाने स्टुइबर फिर से अपनी साइकिल चला पा रही हैं। उनके लिए ये चमत्कार जैसा है, क्योंकि कुछ महीने पहले तक उन्हें सोफे से उठने में भी परेशानी होती थी। बचपन में उन्हें एलर्जिक अस्थमा था, जो बाद में ठीक हो गया, लेकिन बीते साल ये बीमारी फिर से उभर आई। मेरी नींद कम होती गई। मैं रात में सोफे पर बैठकर ठीक से सांस लेने की कोशिश करती थी। मुझे पैनिक अटैक होते थे। चीजें इतनी खराब हो गईं कि मैं दिन में काम नहीं कर पाती थी। मैं बहुत थकी रहती थी। तब उनके डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा मात्रा में कोर्टिसोन लेने की सलाह दी, लेकिन लक्षण बुरे होते गए। मुझे वाकई सोचना पड़ता था कि मैं हर दिन कैसे बिताऊं। दोस्तों से मिलने जुलने जैसी आम चीजें भी मैं नहीं कर पाती थी, और इससे मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। ज्यादातर मामलों में अगर सही इलाज मिल जाए तो मरीज अस्थमा से उबर सकता है। मौजूदा अस्थमा थेरेपी का मकसद मरीज के लक्षणों को खत्म करना है। 80 से 90% मरीजों में हम ये हासिल भी कर लेते हैं, आमतौर पर इनहेलर्स वाली थेरेपी के जरिए। इसका मतलब है कि अब हम सिर्फ अस्थमा के इलाज की बात नहीं कर रहे, बल्कि इसे खत्म करने की बात भी कह रहे हैं। ऐसे में अस्थमा के इलाज के लिए सिर्फ इमरजेंसी उपचार के बजाय अब निरंतर चलने वाली थेरेपी दी जा रही है। हालांकि ये सिर्फ तभी काम करेगी जब दवाइयां और उनकी मात्रा सही होगी। एक एलर्जी टेस्ट बताता है कि मरीज के लिए कौन सा उपचार ठीक रहेगा। अस्थमा आमतौर पर 2 तरह का होता है। एक एलर्जिक अस्थमा जो पराग कणों की वजह से होता है, दूसरा नॉन एलर्जिक अस्थमा जो श्वसन प्रणाली में वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अस्थमा मरीजों की श्वास नलियों में लंबे समय तक सूजन बनी रहती है। इससे मांसपेशियों में तनाव आता है और श्वास नली में रुकावट आ जाती है। सही इलाज फेफड़ों के काम में काफी सुधार ला सकता है। खून की जांच से विशेष बायोमार्कर्स इओसाइनोफिल्स का पता लग सकता है। ये भी क्रिस्टियाने के अस्थमा को गंभीर बना रहे हैं, इसलिए अकेले कोर्टिसोन स्प्रे से खास फायदा नहीं हुआ। अब क्रिस्टियाने बायोलॉजिक ले रही हैं, जो जैविक स्रोतों से बनी आधुनिक दवा है। मरीज को हर 4 हफ्तों में एक इंजेक्शन लेना होता है। इसे वो खुद भी लगा सकती हैं। वो रोज सुबह शाम इनहेलर भी इस्तेमाल कर रही हैं, जिसमें थोड़ा सा कोर्टिसोन और श्वास नली को खोलने वाली दवा होती है। ये थेरेपी सिर्फ श्वास नलियों पर असर करती है, बाकी शरीर पर कोई असर नहीं होता। अस्थमा हमेशा एलर्जी की वजह से नहीं होता। कई मामलों में मरीज का इम्यून सिस्टम ही उसकी श्वास नली पर हमले करता है। हमारे पास अक्सर ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें अस्थमा की शिकायत पहली बार वयस्क होने के बाद होती है। उन्हें एलर्जिक अस्थमा नहीं, बल्कि आंतरिक अस्थमा होता है, जिसका संबंध इओसाइनोफिल्स के बढ़ते स्तर से है। ये अक्सर बाद में गंभीर हो जाता है। बायोलॉजिक्स से इन मरीजों को मदद मिल सकती है। जरूरत के हिसाब से कोर्टिसोन इनहेलर्स को पाउडर रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कई मरीज इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना नहीं जानते। आपको मरीजों को सही ढंग से इनहेल करना सिखाना होगा, ताकि कोर्टिसोन इनहेल करने का उनका डर दूर हो सके। दवाई वास्तव में उनकी श्वास नलियों तक पहुंच सके, कहीं गले या भोजन नली तक जाकर ही ना रह जाए। घर में उड़ने वाली धूल और परागकण एलिन शिफनर के अस्थमा को सक्रिय कर सकते हैं। हालांकि वो इसे एक इनहेलर की मदद से रोक सकती हैं, जिसमें श्वास नलियों को लंबे समय तक खुला रखने वाली दवाई है। मैंने अब तरीका सीख लिया है। अब मुझे इमरजेंसी स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सुबह शाम कोर्टिसोन स्प्रे करती हूँ। मेरे पास एलर्जी के लिए आई ड्रॉप्स और दवाइयाँ भी हैं। अब उन्हें वसंत के मौसम में भी कोई समस्या नहीं होती। अब क्रिस्टियाने हर रोज जांचती हैं कि उनके फेफड़े कैसा काम कर रहे हैं। वो अच्छा महसूस कर रही हैं। अब मैं दोबारा अपनी मनचाही चीजें कर सकती हूँ। मैंने बिना किसी परेशानी के दोबारा तैरना शुरू कर दिया है। अपने दोस्तों से मिल रही हूँ। पिछले 6 हफ्तों से लोगों से भी मुलाकात कर रही हूँ। करीब 2 महीने पहले मैंने फिर से काम शुरू कर दिया। मैं जिंदगी का मजा ले रही हूँ। क्रिस्टियाने का अस्थमा अब काबू में है और वो अपनी साइकिल लेकर दोबारा सड़क पर उतर चुकी हैं।